दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम पता करके बता सकते हैं कि हमारा जो समीकरण निकाय है ए एक्स बराबर बी, उसमें चाहे कितनी भी समीकरण हो, मैं बांध नहीं रहा हूँ समीकरण को कि 2 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ n समीकरण होनी चाहिए ताकि जिसके मन में आए वो n का मान उतना ले ले। ए एक्स बराबर बी और कितने समीकरण है? n समीकरण, n इक्वेशन है। n ले लिया इसका मतलब सब कुछ ले लिया, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको ये पता करना है कि इसके जो हल है क्या वो इकलौते होंगे, क्या इसके हल जो है, इसके जो आंसर आएंगे x1 x2 x3 या xyz जो भी इसमें है अज्ञात राशि हैं, उनके जो आंसर आएंगे क्या वो इकलौते होंगे या उनके अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, क्या होगा? तो ये निकालने के लिए हम जाति का उपयोग करेंगे। जाति हमारी मदद करेगी ये चीज निकालने के लिए। तो हम 2 जातियां निकालेंगे। एक तो निकालेंगे ए की जाति, जो ए मैट्रिक्स है बेटा उसकी जाति पता करेंगे कि उसकी जाति कितनी है। ठीक है, रो ए, रो का मतलब जाति होता है, ए की जाति। एक हम पता करेंगे ए बी की जाति। ए बी कौन है? ए गुणा बी नहीं, ए गुणा बी नहीं है। ए बी का मतलब है जैसे ए कोमा बी। देखता राइटर्स क्या होते हैं, इसको सिंपल करने के चक्कर में डायरेक्ट ए बी लिख लेते हैं और बच्चे इसको कंफ्यूज होकर समझ लेते हैं कि ए इंटू बी की जाती है। नहीं बेटा, ए इंटू बी की जाती नहीं है। ए कोमा बी, ए और बी को सेपरेट करना है। ए की मैट्रिक्स में आपको ए और बी दोनों को लिखना है। मतलब अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ ए भी लिख लीजिए कोमा बी भी लिख लीजिए, ए और बी को दोनों को लिख लीजिए आप, ए कोमा बी दोनों को लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और फिर आप इसकी जाति पता कीजिए कि इसकी जाति कितनी है। ये जो ए कोमा बी मैट्रिक्स है इसकी जाति पता कीजिए। आप चाहे तो मैंने पहले ही समझा है कि कई राइटर्स ऐसे लिखते हैं, कई राइटर्स ऐसे लिखते हैं। कई राइटर जो सीरियस होते हैं चीजों को लेके, वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहते बच्चों में कि स्टूडेंट में कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन जाए, तो वो ऐसा लिखते हैं। कई राइटर्स जो होते हैं वो सोचते हैं हाँ बच्चे कॉमन सेंस रखते हैं, बच्चे समझ सकते हैं कि ये क्या है, तो वो ए बी लिख देते हैं। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग अलग करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको ए बी की जाति निकालनी है, ए की जाति निकालनी है, दोनों जातियाँ निकालनी है। ठीक है ना। ए बी मतलब जो ए मैट्रिक्स है बेटा उसमें आपको ऐसे करना था, ये समझा देता हूँ। ए बी क्या है, आपको जो ए मैट्रिक्स है ये यहाँ लिखनी है और फिर जो बी मैट्रिक्स है वो आपको उस तरफ लिखनी है, इस तरफ आपको अपनी बी मैट्रिक्स लिखनी है और फिर आपको जाति दोबारा ज्ञात करनी है। तो अब उसके बाद में क्या क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा आपके आंसर। पहला, अगर आपको अद्वितीय हल चाहिए, इकलौते हल चाहिए, तो अद्वितीय हल के लिए जरूरी है कि जो आपकी ए की जाति है और ये जो आपकी ए कोमा बी मैट्रिक्स जो है उसकी जाति है वो बराबर होनी चाहिए समीकरण की संख्या के। जितनी समीकरण है उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर समीकरण 5 है तो ए बी की जाति भी 5 होनी चाहिए और ए की जाति भी 5 होनी चाहिए, तब आपका इकलौते हल होते हैं। नंबर 2, अनंत हल। किसी समस्या के बेटा अनंत हल तब होते हैं जब ए की जाति ए बी की जाति के बराबर होती है, लेकिन ये समीकरण की संख्या से कम होती है। दोनों बराबर है, जैसे ये 4 आ गई, समीकरण 5 है, तो इस समय आपके अनंत हल होते हैं। नंबर 3, कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है, उस केस में आपको करना होता है, जब कोई हल संभव नहीं होता तो ए की जाति जो होती है वो ए बी की जाति से कम आती है, या बराबर नहीं भी कह सकते हैं। यानी अगर ए और ए बी की जाति अगर बराबर आ जाती है तो फिर 2 स्थितियां बनती है, इकलौता हल, अनंत हल। लेकिन अगर ए की जाति ए बी की जाति से कम आ जाती है तो फिर रहता है कोई हल संभव नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ए की जाति अगर ए बी की जाति से बड़ी हो गई, तो नहीं बेटा, ए की जाति ए बी की जाति से बड़ी नहीं हो सकती। ए की जाति ए बी की जाति के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, कभी भी ए की जाति ए बी की जाति से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, या तो वो बराबर हो सकता था या फिर वो छोटा हो सकता था। ठीक है, हाँ यहाँ एक परिस्थिति ये बन सकती है कि वो एन की जाति जो है वो बराबर आ जाए एन के, या एन के बराबर ना आए, एन से कम आ जाए, या फिर ए की जाति ए बी की जाति से कम आ जाए। तो इस प्रकार से 3 स्थितियां आपकी बन जाती है। अब ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपके समीकरण कितने, ये मेथड हमेशा ही काम करेगा। एक अच्छी चीज और बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में कि आपको ए की जाति निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ए बी की जाति निकालेंगे बेटा तो आपकी उसी समय आपकी ए की जाति भी उसी दौरान निकल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको करके
कि जब आप ए बी की जाति निकाल रहे होंगे तो ए की जाति उसके साथ साथ ही आ जाएगी, ए की जाति जो है वो उसके साथ ही आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो शर्तें, बेटा शर्तें याद रखनी है आपको, ये शर्तें गांठ बांध लीजिए, ये क्या क्या शर्तें होती है, ये शर्तों पे ही आके जो सवाल चलेंगे वो इन्हीं बातों पे चलेंगे। तो ए और ए बी की जाति बराबर है परंतु एन से छोटी है या एन के बराबर है। अगर जातियां बराबर है, ए और ए बी की जाति बराबर है, तो इसका मतलब हल होगा, इसका मतलब हल होगा, समीकरण निकाय संगत है। लेकिन अगर ए की जाति और ए बी की जाति बराबर नहीं है, बराबर नहीं में मैंने पहले समझा दिया कि ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा ही होगा। तो बराबर नहीं का मतलब क्या हुआ कि ए की जाति छोटी है ए बी की जाति से। यहाँ बराबर नहीं भी बोल सकते हैं, इसको कोई बात नहीं, एक ही बात है। बराबर नहीं क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ये बात अभी आपको समझाई है कि ए बी की जाति किसी भी हाल में, जो आपकी ए की जाति है वो कभी भी ए बी की जाति से बड़ी नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप कह रहे हो बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक ही निकला होगा कि ए की जाति ए बी की जाति से कम रही होगी। तो दोनों में से कोई बात बोल दीजिए, एक ही बात है ना। तो ए और ए बी की जाति बराबर आती है तो इसका मतलब समस्या का हल तो है, चाहे वो फिर इकलौता हो और चाहे वो अनंत हो। और अगर ए की जाति ए बी की जाति के बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि कोई हल संभव नहीं है। इसका मतलब समीकरण निकाय असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। और इन दोनों केस में आंसर तो आ ही रहा है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब जातियाँ कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, जो आपने पढ़े हैं मेथड आप उससे निकाल सकते हैं। या एक और नई चीज़ मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म जो होती है वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है जाति निकालने का। तो आपको के साथ जाति निकालने के तो तरीके पे तरीके आते जा रहे हैं, है ना। पहले आपने पंक्ति और स्तंभ वाला तरीका समझा, फिर पंक्ति स्तंभ के बाद में आपने सारणिक वाला तरीका समझा, फिर आपने अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति याद करने का तरीका पढ़ा। अब मैं आपको एक और नया तरीका बताने वाला हूँ जाति निकालने का, वो है एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म भी बहुत अच्छा तरीका है जाति निकालने का, वो भी देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी ये जो एक्लन फॉर्म है ये लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।